साथियों, DSSP TGT मध्यकालीन भारत का कोर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक की क्लासेस में जो किया वो हम आगे अभी रिवाइज कर रहे हैं। 610 ईस्वी इस्लाम आया था। इसके बाद भारत की तरफ जो इन्वेडर्स आए, जो आक्रमणकारी आए, उनमें सबसे पहले थे अरबी, और अरब से सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम। याद होगा आपको 711 ईस्वी में कासिम का अटैक। उसके बाद अगले 300 सालों तक कोई मेजर आक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद तुर्की आए। तुर्कियों की तरफ से सबसे पहले महमूद गजनवी आया था, जिसका फेमस अटैक सोमनाथ मंदिर पे, याद होगा आपको, मूर्ति भंजक की उपाधि। इसके अलावा मोहम्मद गौरी इनके बाद आए, गौर प्रदेश के थे। दो मेजर युद्ध लड़े, जो कि था तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। इस युद्ध में गौरी की हार हुई थी। तराइन का दूसरा युद्ध जो था 1192 का, उसके अंदर गौरी की जीत हुई थी। तो भारत के अंदर एंट्री हुई थी तुर्की शासन की। थोड़े टाइम तक गौरी बड़ा ही व्यस्त रहा और अल्टीमेटली 1206 में इसकी मृत्यु हुई। 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत, जिसका मुख्य केंद्र इस सल्तनत का अभी लाहौर था, लाहौर के अंदर बेस बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक कौन था? दास था, एक मामलुक ट्राइब, नाम याद होगा आपको। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से बैठा दिल्ली सल्तनत में, सल्तनत की गद्दी पे बैठा, लेकिन सुल्तान का पद नहीं लिया, ना ही इसने खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के डलवाए। कुछ मेजर काम जो इसके शासनकाल के दौरान हुए थे, उसमें एक तो बख्तियार खिलजी, एक नोटेबल सेना नायक था इसका, जिसने बिहार और बंगाल के अंदर आतंक मचाया था। इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया गया था। किसकी याद में करवाया था? ये आपको याद होगा, अपने एक धर्मगुरु थे इनके, एक सूफी धर्मगुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, उनकी मजार कुतुब मीनार में स्थित है। तो कुतुब मीनार बनवाया गया, शुरू करवाया गया कुतुब मीनार का काम। इसके अलावा एक 2.5 दिन का झोपड़ा कहां बनाई गई थी? अजमेर में। ये भी एक दरगाह है। इसकी जगह पुराना पहले मंदिर हुआ करता था बोलते हैं, लेकिन उसके बाद इसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में। एक और जो बड़ी इनके द्वारा नोटेबल काम था, वो था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। ये दिल्ली में स्थित थी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान। इसके अलावा कुछ अभियान चलाए गए, लेकिन और ज्यादा कुछ बड़ा काम कर नहीं पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका एक दास था, आपको याद होगा, नाम था इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना। इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। इसके द्वारा कुछ नोटेबल काम जो करवाए गए थे वो आपको मैं बता रहा हूं। एक इक्ता सिस्टम लेके आया था, आपको याद होगा, जमीन का टुकड़ा था इक्ता। बड़े अधिकारियों को, सैन्य अधिकारियों को और आमिरों को वेतन की जगह पे इक्ता दिया जाने लगा था। इसके अलावा चालीसा का एक सिस्टम लेके आया था। 40 प्रभावशाली आमिरों का एक समूह था। ये 40 प्रभावशाली आमिर कौन थे? आपको डिटेल में हमने डिस्कस किया है, आपको याद होगा वहां से। इसके अलावा इल्तुतमिश के समय पे कुछ सिक्के चलवाए गए थे, जो एक तो था टंका, चांदी का सिक्का था, दूसरा था जिट्टल, तांबे का सिक्का। इसके अतिरिक्त एक और बड़ा काम जो इन्होंने किया वो था कुतुब मीनार को पूरा किया, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था कुतुब मीनार का। खुद इलबरी वंश से वास्ता रखते थे। और इसके अलावा एक इनकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, याद है आपको, 1236 से 1239 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी में बैठी। इल्तुतमिश के समय पे एक चंगेज खां का आक्रमण सिंध तक आ गया था। चंगेज खां और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आ रहा था। पूरा टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया था। रजिया सुल्ताना 1236 में भारत की प्रथम महिला, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक बनी। रजिया सुल्ताना के टाइम पे कुछ ज्यादा मेजर चीजें हुई नहीं, षड्यंत्र चले। वापस चालीसा का ग्रुप जो था वापस हाइपर एक्टिव हो गया था। वो सुल्तान का पद था, उसका दरबार था, उसमें नई नई समस्याएं पैदा कर रहे थे। रजिया के बाद कई वीक शासक आए, जिसके अंदर बहराम शाह नाम का था एक। इसके अलावा नसीरुद्दीन भी आए थे, लेकिन बलबन असली पावरफुल राजा बाद में बन के निकले। बलबन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट पद इन दोनों के बीच में आ गया था। 1265 में बलबन राजा बने थे दिल्ली सल्तनत के। बीच में एक पद क्रिएट किया गया था, आरिस ए मुमालिका, सल्तनत का मुख्य एडवाइजर, मुख्य सलाहकार। तो वो जो मुख्य सलाहकार का पद था, उस पर बलबन बैठा था 1265 तक। सल्तनत का नायब बन चुका था, वजीर बन चुका था। तो इस वजह से बलबन के पास पावर्स ऑलरेडी थी। जैसे उसने मौका देखा, उसने सुल्तान को हटाया पद से और खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठ गया। बलबन के टाइम पे कुछ खास बातें हुई, जिसमें उसका राजत्व का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट था।
याद होगा आपको, दो वर्ड बताए थे मैंने, पहला नियाबत खुदाई और दूसरा जिले इलाही। मतलब इनके क्या थे, राजत्व का सिद्धांत पूरा डिटेल में करके आ चुके हैं पहले बलबन का। इसके बाद में एक और रक्त और लोहे की नीति थी, अपने पूरे दरबार में, अपने राज्य में एक डिसिप्लिन लेके आया, अपना एक जो विस्तार था राज्य का वो इससे बढ़ाया बलबन ने। बलबन ने एक डर का माहौल क्रिएट किया, उस डर के माहौल के अंदर सिजदा और पाइबोस अनिवार्य हो गए थे सबके लिए। इसके अलावा आपको याद होगा एक और बड़ा काम जो बलबन द्वारा किया गया था, चालीसा को डिसमेंटल कर दिया गया था। मैंने बताया था आपको, चालीसा एक नासूर बन चुका था सल्तनत के लिए उस समय तक, और चालीसा का एक जो प्रभाव था उसको पूरी तरह से दबा दिया गया बलबन के द्वारा। बलबन किसी पे भरोसा करते नहीं थे। इसके अलावा बलबन तुगलकों से, माफ कीजिएगा, बलबन मंगोलों से लड़ने के लिए तुगलकों की सहायता ली थी, खिलजियों की सहायता ली थी अगले आने वाले वंश की। और उसके बाद बलबन के शासनकाल में यही मेजर नोटेबल चीजें थी। बलबन का स्वास्थ्य गिर रहा था। मेजर बेटा जब जो इसका सबसे बड़ा था, जो इसका मेजर उत्तराधिकारी था, उसकी मृत्यु के बाद बलबन बीमार रहने लगा था। बलबन के बाद कैकुबाद क्यूमर्स नाम के राजा आए। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश के जो शासक थे याद हो गए होंगे आपको, एक हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना के बाद बलबन मुख्य शासक। अंतिम शासक गुलाम वंश का था क्यूमर्स। उसके बाद गुलाम वंश का अंत होता है और स्टार्ट होती है खिलजी वंश की, दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश, खिलजी कौन थे? खिलजी क्रांति के माध्यम से दिल्ली के अंदर काबिज हुए थे। बलबन द्वारा मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए खिलजियों की सहायता ली गई थी, और यही खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अब जब दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ी तो आके फायदा उठाने लग गए थे। कौन थे संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के टाइम से कब आया था? 1290, 1287 में बलबन की मृत्यु हुई थी। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी आया। खिलजी क्रांति नाम की एक क्रांति हुई थी जिसके माध्यम से इन्होंने दिल्ली सल्तनत में गद्दी पे बैठे। उदार बोला जाता था इनको, कंपैरेटिवली उदार थे तुलनात्मक रूप से बाकियों की तुलना में। सिदी मौला का एक षड्यंत्र आपको याद होगा, वो हुआ था। इसके अलावा नव मुसलमान बसाए गए थे मंगोलपुरी में, वो हमने डिटेल में बात की थी। जलालुद्दीन खिलजी के समय पे एक इनका एक दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसका आपको याद होगा देवगिरी का अभियान हमने डिस्कस किया था जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे सल्तनत के। इसके अतिरिक्त एक रणथंभोर का असफल अभियान चलाया था जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसके अंदर बाद में एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि मेरे एक भी सैनिक का बाल के तक के बराबर नहीं है रणथंभोर का दुर्ग, ये बात बोल के निकल गए थे उधर से। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और फिर बाद में दामाद, इसको कोई इंपॉर्टेंट पद दिए गए शुरू में जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान थे। उसके बाद आमिर ए तुजुक का एक पद आपको याद होगा जो था अरेंजमेंट मिनिस्टर एक तरह का। उसके बाद एक और जो ये हमारा कड़ा और एक अवध का प्रदेश जो था, इनकी सूबेदारियां दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी को। 1296 के अंदर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे, देवगिरी का अभियान किया था। उसके बाद जो पैसा मिला था उससे आके सत्ता पलट दी थी दिल्ली में। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कई मेजर फेमस अभियान चलाए गए थे। वो अभियान कौन से थे आपको याद होगा? उत्तर भारत के अंदर गुजरात का सबसे पहले अभियान, वहां पे मिली थी कमला देवी, रानी थी गुजरात की, शादी की उन्होंने, उससे एक दास मिला था मालिक काफूर, एक किन्नर था जिसको अपने साथ ले आए और वो आगे की इनकी पॉलिटिक्स में इनके साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा बाद में गुजरात के बाद रणथंभोर का नंबर था। रणथंभोर में जलालुद्दीन खिलजी ऑलरेडी बेइज्जती करवा के आ चुका था, याद होगा आपको। रणथंभोर का दुर्ग जीता, हमीर ने साका किया था। उसके बाद चित्तौड़गढ़ की बारी थी, रानी पद्मिनी, रतन सिंह, सब स्टोरीज हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। उसके बाद अगला था मालवा और फिर सिवाना और जालोर कानड़देव का, वो सब जीता, उत्तर भारत में अपनी विजय की पताका लहराई। उसके बाद अगला नंबर था दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत के अंदर वारंगल जीता, देवगिरी जीता वापस से, उसके बाद काकतियों से हौसला जीता और अंत में मदुराई पांड्यों की। और इन सब में दक्षिण भारत के इन अभियानों के अंदर इसका मेन जो एक तरह से कहें कि करता धरता था वो आदमी था मालिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी की इन सफलताओं के पीछे थी कुछ नीतियां जो वो लेके आया था। एक तो इसने इक्ता खत्म करा था, इक्ता याद होगा इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, वो इसने खत्म किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही क्रूर बन के निकला अपने साथियों के प्रति, अपने आमिरों के प्रति, और पूरी की पूरी सत्ता का केंद्रीकरण वापस से कर रहा था। सिकंदर सानी खुद को बोलने लगा था, बाजार में मूल्य नियंत्रण किए थे। इसके अलावा
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो आप बोलते हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार चलाती है अनाज देने के लिए फ्री में, तो वो पीडीएस का एक सिस्टम जो लेके आई थी गवर्नमेंट, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत भारत में की थी। तो इस तरह के ये मेजर स्टेप्स अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिए गए थे, करप्शन पे कंट्रोल किया गया था, सारी डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी लास्ट में अकेला पड़ गया था, बीमार होकर मृत्यु हुई और अंत में फिर वापस वही एक कमजोरी का दौर शुरू हुआ। मुबारक खिलजी आया, खुसरो खां आया। खुसरो खां के टाइम पे इस्लाम खतरे में है जैसे नारे दिए गए। बाद में बारी आई तुगलकों की। तुगलक वंश संस्थापक था इसका गयासुद्दीन तुगलक, हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। गयासुद्दीन तुगलक थोड़ा उदार था एज कंपेयर टू खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में तो उदार था। कुछ काम इसने किए, नहरों के लिए काम मेजरली करवाए। इसके अलावा इसने गाजी की उपाधि ली थी क्योंकि इसने 23 अभियान मंगोलों के विफल किए थे, उसके बाद गाजी की उपाधि ली थी। गयासुद्दीन तुगलक एक सल्तनत का वापस पैसा इंक्रीज किया इसने, क्योंकि आपको याद होगा 1326 तक इसका शासन चला था। 1326 तक इसके चले शासन के अंदर जो दिल्ली सल्तनत की एक हालत थी वो इसने इंप्रूव कर दी 1320 से 1326। और इन 6 सालों के अंदर जो एक धन जो पिछले जो खिलजी के जाने के बाद में थोड़ी अव्यवस्था आई थी उसको उससे निपटने के लिए वापस उगाही की थी, उलेमाओं से वापस धन वसूला था। और इसी चक्कर में निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी हो गई थी। याद होगा आपको निजामुद्दीन औलिया, कल हमने क्लास में बात की थी पिछली क्लास में। निजामुद्दीन औलिया से दुश्मनी, एक बेटा था उलुग खां गयासुद्दीन तुगलक का। उस उलुग खां ने वारंगल और उड़ीसा के आपके देखे थे आपने कि सफल अभियान किए थे, हाथी लेके आया था। जब गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान पे था बंगाल में तो इंफॉर्मेशन मिली थी, याद होगा आपको, कि निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है उलुग खां। वो वापस लौट के आ रहा था। निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया था कि दिल्ली खाली करे। दिल्ली दुरस्त नाम का एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने दिया था ये स्टेटमेंट, कल की क्लास में हमने बात की थी। और उसके बाद अल्टीमेटली डेथ हुई गयासुद्दीन तुगलक की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये जो उलुग खां इसका बेटा था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। 1326 से लेके 1351 तक राज चला। मोहम्मद बिन तुगलक भारत के असफल सुल्तान के रूप में जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत का द फेल्ड सुल्तान। क्यों बोला जाता था? वो कुछ पॉलिसीज थी इसकी जिसकी वजह से इसको ये बोला गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आते ही सबसे पहले तो थोड़ा सा धर्मनिरपेक्ष था एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई थी, बहुत योग्य था, बहुत उम्मीदें थी लोगों को इससे। कुछ जो इसके द्वारा स्टेप्स लिए गए थे वो आपको याद होगा, जल्दी से हम बात कर लेते हैं। एक राजस्व के सुधार किए गए थे, इजारेदारी प्रथा की वजह से फेल हो गए थे। क्या थी इजारेदारी? पिछली क्लास में जाके देखो। इसके बाद दोआब में कर वृद्धि की थी लेकिन अकाल पड़ा हुआ था इसलिए फेल हो गया। इसके अलावा आपको याद होगा कि एक राजधानी में परिवर्तन किया था, दिल्ली से राजधानी अपनी लेके जा रहा था दौलताबाद, फेल हो गई थी, बहुत से कारण थे और सुल्तान की एक प्रतिष्ठा को बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद नए सिक्के चलवाए थे इसने, तांबे और पित्तल के सिक्के, ताकि सोने और चांदी की खपत कम की जा सके। अपने टाइम से बहुत एडवांस्ड स्टेप था ये, लेकिन फेल हो गया क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स कुछ लिए नहीं गए थे। जाली सिक्के जो थे उनकी संख्या बढ़ गई सल्तनत में, ये स्टेप भी फेल हो गया। इसके अलावा एक अभियान चलाया था कराजल का अभियान चलाने, चीन के तलहटी में बसा हुआ भारत चीन के बॉर्डर पे कराजल का अभियान विफल हुआ था मौसम की वजह से। खुरासन में एक अभियान चलाना चाहता था मध्य एशिया में, लेकिन 2 साल के लिए तैयारी की और अल्टीमेटली वो कैंसिल करना पड़ा। मंगोलों को पैसा दे के पिंड छुड़ाया। ये हमारे फेल्ड सुल्तान MBT मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी वो आपको याद होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक विद्रोह स्टार्ट हो गए थे, अलग अलग आमिर जो है वो विद्रोह करने लग गए थे क्योंकि इतने स्टेप फेल हो गए थे, शासन में कमजोरी थी। थट्टा में एक विद्रोह निपटाने के लिए गया, वहीं बीमार पड़ गया और मर गया। उसके बाद अगला राजा बना 1351 के अंदर फिरोज शाह तुगलक। कौन था फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा, और मोहम्मद बिन तुगलक को बड़ा ही प्रिय था ये आदमी फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेके 1388 तक इसका शासन चला। आप देख सकते हैं काफी लंबा चला, कुछ नोटेबल काम हुए होंगे इसके शासन में, उन्हीं के बारे में अभी बात करने वाले हैं। फिरोज शाह तुगलक जब थट्टा के अंदर मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, उस मृत्यु से पहले ही वो डिक्लेयर कर चुका था मोहम्मद बिन तुगलक कि मेरा उत्तराधिकारी फिरोज होगा। उस दिन कैंप में भी मौजूद था,
थोड़ी गहमा गहमी हुई और वहीं पे इनको सुल्तान डिक्लेयर किया गया, उसी कैंप के दौरान। वजह ये थी कि मंगोल सीमाओं पे थे, वो कभी भी आक्रमण करके पूरे जो भी आमिर वहां फंसे हुए थे उन सबको मार सकते थे। इस वजह से सारे आमिरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, फिरोज को वहीं पर सुल्तान डिक्लेयर किया। अब फिरोज के बारे में खास बात यह है कि ये पढ़ा लिखा था, सैन्य दृष्टि से भी ठीक ठाक था। मोहम्मद बिन तुगलक जितना योग्य इसको नहीं बोला जा रहा था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक योग्य होते हुए भी फेल हो गया, उसकी तुलना में काफी अच्छा करेंगे फिरोज शाह तुगलक। थोड़े टाइम के लिए स्टेबिलिटी लेके आया। कैसे आई ये स्टेबिलिटी, इसकी बात करते हैं। एक तो इसने आते ही सबसे पहले पत्थर के नीचे तो रह नहीं रहा था, पता था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान जनता नाराज हो गई। एक तो जनता नाराज, दूसरा आमिर वर्ग नाराज। आमिरों को बहुत तंग किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उलेमा नाराज। याद होगा शुरू में बोला था मोहम्मद बिन तुगलक के कि धर्मनिरपेक्षता अपना रहा था, थोड़ी उलेमा वर्ग से दूरी बना के रख रहा था। तो इसने इन तीनों को टारगेट किया कि तीनों के मन में थोड़ी गुडविल जनरेट की जाए। जनता के लिए क्या किया, सरकारें क्या करती है, वादा करती है चुनाव में जीतने से पहले कर्ज माफी कर देंगे, जनता के कर्ज माफ कर दिए। किसानों को कुछ लोन बांटे गए थे, वो और एक योजना थी जो इतनी न्यूज में नहीं आती, मतलब हमारे फैक्ट्स में नहीं मिलती, कि एक तकावी लोन नाम से कुछ लोन दिए गए थे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। वो भी योजना फेल हो गई थी उसकी, क्योंकि लोग रीपे नहीं कर पाए। मैंने बताया था बीच में दोआब में कर वृद्धि की थी, अकाल पड़ गया था, और उन अकाल और बारिश की कमी और फसलें होती नहीं थी, और रही सही बात, अब लोग सीरियसली लेते नहीं थे, लोन का सिस्टम नया ही था। तो सुल्तनत ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए थे लोन के रूप में, वो वापस भरपाई नहीं हो पाई थी, बहुत सारे विजय माल्या क्रिएट हो गए थे। तो जनता के जो लोन थे, प्रीवियस लोन्स, सारे माफ कर दिए। फिरोज शाह तुगलक ने एसबीआई वाला काम किया, लोन माफ कर दिए। उसके बाद आमिरों के लिए क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक आमिरों के ऊपर बड़ा ही सख्त था इस बारे में कि जब ये आमिर अपनी एक तरह से आय व्यय का ब्यौरा देने आते थे, तो अगर जो रेवेन्यू एस्टिमेटेड था कि इतना इनकम होनी चाहिए, जितनी नहीं हुई तो उनके एक तरह से उनका शरीर नुचवा लेता था, स्किन नोच लेता था उनकी, इस तरह के काम कर रहा था। शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी, तो यातनाएं जो थी आमिरों की वो बंद कर दी। इसके अलावा उलेमा वर्ग, और इस उलेमा वर्ग को इंप्रेस करना जरूरी था, क्योंकि थोड़ी हिस्ट्री पढ़ के आया था, इसने थोड़ा सा देखा था पीछे कि धर्म जो है मेजर एलिमेंट है, और धर्म के नाम पे, धर्म के सबसे बड़े जो ये एक तरह से पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं धर्म के नाम पे, वो ये वर्ग है, उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इसने, याद होगा आपको अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम किया था, अनुदान में दी गई जो भूमियां थी वो छीन ली थी उन सबसे। गयासुद्दीन तुगलक पैसा वापस निकलवा रहा था। इस तरह की चीजें जो हो रही थी उनसे दूर हटके इसने उलेमाओं को अनुदान में बहुत भूमियां दी, जिनकी भूमि जब्त हुई थी उनको वापस कर दी, और इसके अलावा कई एडिशनल जमीनें भी दी गई। उलेमा वर्ग को खुश किया गया अच्छी खासी संपत्ति देकर। तो एक तो इसने बेस तैयार किया। अब एक और समस्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत से कर लगा चुका था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की जो फेल्ड योजनाएं थी उनकी एक कॉस्ट भी थी, कुछ पैसा भी तो लगता था, और उस पैसे का सारा भार जनता के ऊपर था। उस जनता से कुछ 24 से 25 कर जो थे वो इन्होंने खत्म कर दिए। उनके बारे में अभी बात करेंगे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और खास बात है, राजत्व का सिद्धांत। बलबन का राजत्व का सिद्धांत याद होगा आपको, दैव्य शक्ति का सिद्धांत था। खुद को कुछ 2 वर्ड दिए थे, जिल्ले इलाही, और इसके अलावा एक और शब्द दिया था, नियावत ए खुदाई। फिरोज शाह तुगलक अपने राजत्व के सिद्धांत में बोलता है कि मैं ट्रस्टी, इनके राजत्व को सिद्धांत को बोला जाता है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये ट्रस्टीशिप क्या थी कि मैं ईश्वर का ट्रस्टी हूं इस सल्तनत के लिए। डायरेक्ट नहीं बोला कि ईश्वर ने मेरे को एकदम मेरे ऊपर छाया है, या इन्होंने बस बोला कि ईश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। लिंक भी रख लिया, और ऐसा भी नहीं कि एकदम सिर्फ मैं ही हूं, बस ये बोला कि भरोसा किया। थोड़ा सा मॉडरेट था बलबन की तुलना में। इससे हुआ क्या कि अब एक जनता के अंदर एक वापस मैसेज, वही बलबन वाली जो थियरी थी उसी को पहुंचा रहा है, बट थोड़ा सा मॉडरेट करके, नरम दिल से, कि मैं ईश्वर का ट्रस्टी हूं, चुना गया हूं आप पे राज करने के लिए। ये ट्रस्टी शब्द होता क्या है, ट्रस्ट के नाम पे अपने कुछ चलती है, धर्मशालाएं वगैरह चलती है, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उनके लिए एक तरह से वो ट्रस्ट बनाया जाता है कि कुछ ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जो किसी और के दिए हुए पैसों को संभाल रहा है, उस धर्मशाला को या उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से
फिरोज शाह तुगलक ने क्लेम किया कि वह ईश्वर का ट्रस्टी है इस सल्तनत को मेंटेन करने के लिए, इस सल्तनत पे राज करने के लिए। इसके अलावा इसके समय पे एक बड़ी चीज हुई, वो था वजीर का पद जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। प्रधानमंत्री इसका मकबूल नाम का एक प्रधानमंत्री था, मोहम्मद मकबूल, इसकी पावर्स बड़ी बढ़ गई थी। फिरोज शाह तुगलक फॉर्चुनेटली किस्मत बड़ी अच्छी थी इसकी कि ये आदमी बड़ा ही तरह से भरोसेमंद आदमी और कर्तव्यनिष्ठ आदमी, इसने सल्तनत की बेहतरी के लिए काम किया। मैंने आपको शुरू में बताया कि फिरोज शाह तुगलक खुद सैन्य दृष्टि से उतना अच्छा नहीं था, ना उतना पढ़ा लिखा था, मतलब पढ़ा लिखा था, बेसिक्स पढ़ा हुआ था, उतना योग्य नहीं था, लेकिन इसको एक योग्य प्रधानमंत्री मिल गया था मकबूल के रूप में। और मकबूल की भी खुद की पावर्स बहुत बढ़ गई थी, सुल्तान के एकदम साथ में कुर्सी अपनी लगाने लगा था, इस हद तक पावर बढ़ गई थी। दरबार के अंदर सुल्तान के साथ सीधे संवाद करने की इसको एक तरह से इसका एक हक था, ये सीधे बोल सकता था बिना किसी परमिशन के। तो इस तरह की पावर्स मकबूल की थी, वजीर के पद की थी। और क्या हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय में? कुछ सार्वजनिक कार्य किए गए। ये सार्वजनिक कार्य क्या थे? सबसे पहला कैनाल्स, नहरें खुदाई गई थी। 5 नहरें, 5 मेजर नहरें थी, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो थी वो यमुना को हिसार तक लेके आ रही थी। दिल्ली में रहने वाले जानते होंगे यमुना कहां बहती है, वो डिटेल अपन नहीं डिस्कस करेंगे अभी। हिसार नाम का एक शहर है हरियाणा में, वहां तक लेके आ रही है। तो नहरों के ऊपर, सिंचाई के ऊपर खूब काम किया गया इसके बाद। इसके अलावा कुछ विभाग बनाए गए थे, जिसमें एक था दीवान ए खैरात। दीवान खैरात क्या था? नाम से स्पष्ट है, खैरात दान का डिपार्टमेंट था, दान के अंदर लोगों को बहुत कुछ देता था। इसके अलावा दार उल हर्ब नाम के हॉस्पिटल्स खोले गए थे, लोगों के लिए चिकित्सालय खोले गए थे। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा और कुछ काम करवाए गए थे, जिसके अंदर सार्वजनिक कार्य में कुछ शहर बसाए गए थे, कुछ टाउन्स थे। ये टाउन्स कौन से थे उनके बारे में अभी बात करते हैं। हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद और जौनपुर, ये 5 शहर इसके द्वारा बसाए गए। याद रखने पड़ेंगे, आप याद रखने हैं तो एक आसान ट्रिक आपको बता दी जाए तो आप थोड़ा आसानी हो सकती है उसमें। हाफिज इन फीफा, ट्रिक आपको याद रखनी। हाफिज इन फीफा रैंडम सा एक वर्ड है, लेकिन हमें अगर 5 रैंडम शहरों के नाम इससे याद हो जाए तो इसमें क्या करना है? हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसके अलावा फतेहाबाद। तो इस तरह से ये 5 शहर इसके द्वारा बसाए गए थे। आज की क्लास में आपको 2 से 3 ट्रिक्स बताऊंगा मैं इस तरह। सार्वजनिक कार्य इसके डन, राजस्व के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए भी फिर कुछ काम किए, मन खुश कर दिया था सबका, जनता का, आमिरों का, इन सब का। तो बाद में अल्टीमेटली अब कुछ राजस्व के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और कर के लिए कुछ काम किए। वो क्या थे? वो ये था कि एक तो राजस्व व्यवस्था, उसको थोड़ा दुरुस्त किया इसने। अब आपको देखा होगा आपने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? नए सुधार किए थे कुछ, भूमि की पैमाइश के आधार पे उसने एक तरह से अपडेट कर दिए थे सारे कि कौन सी जमीन से कितना रेवेन्यू आना है। इसने ये काम छोड़ दिया अपने अधिकारियों पे भरोसा दिखाया कि आप जो बोलोगे वो मैं मानूंगा। अधिकारियों के लिए गुप्तचरों की एक जो व्यवस्था पहले लगा रखी थी मोहम्मद बिन तुगलक ने कि उनके हर एक स्टेप पे निगरानी रखी जा रही थी, वो अब कम कर दी थी हमारे फिरोज शाह तुगलक। सुल्तान थोड़ा सा एक तरह से थोड़ी एक गुडविल जनरेट कर रहा था हम लोग। राजस्व को और अधिक बढ़ाने के लिए इसने एक और काम किया कि दिल्ली के आसपास बागानों में इन्वेस्टमेंट किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। बाग लगाए गए फलों के, वो बागों में इन्वेस्टमेंट करने वाला, सल्तनत का भी ये पहला दिमाग लगाने वाला कि इनकम को कैसे और इंक्रीज किया जाए, वो एक काम इसके द्वारा किया गया, बागानों की स्थापना करके आसपास। एक और जो इसके द्वारा कर स्थापित किए गए, कई कर जो थे वो कम कर दिए गए थे, 24 कर जो थे इसने हटा दिए। इसके शासनकाल के जो प्रमुख 4 कर थे, जिनकी इजाजत जो था वो खुद इस्लाम की सबसे बड़ी किताब कुरान भी देती थी, वो थे। कौन से थे ये 4 कर? सिंचाई कर था एक, सिंचाई व्यवस्था बहुत दुरुस्त की थी। अब
होता है, सरकार नेशनल हाईवेज बना रही है आपके लिए, नए नए रोड्स बनाती है, तो उसके लिए टोल टैक्स भी लगाया वापस कि अब ठीक है पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा आना भी चाहिए। क्वालिटी आपको नेशनल हाईवेज पे मिलती है, मक्खन जैसी सड़क चलती है, दिल्ली से आगरा जाना हो तो अब इसके लिए अब सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं तो उसके लिए कर भी इंक्रीज किया। एक ये खराज पहले से था लेकिन इसके टाइम पे भी था। मैं इसके टाइम पे ये अब जो मैं कर बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ने इंट्रोड्यूस किए, मैं वो कर बता रहा हूं जो इसके शासन काल में विद्यमान थे, जिनसे इनको मेजर आमदनी हो रही थी। तो खराज क्या था? एक तरह का एक भूमि कर, लैंड टैक्स, जमीन के ऊपर लगने वाला टैक्स, उसको खराज बोलते थे। एक और जो कर था वो था जजिया। जजिया क्या है? जजिया इस्लाम के अंदर एक टैक्स है जो रिलीजियस पर्पस के लिए एक तरह से लिया जाता, नॉन इस्लामिक से। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में नॉन इस्लामिक जो जनता थी उन पे जजिया नाम का एक कर थोपा जाता था। जजिया क्या था? जजिया था एक तरह का एक हफ्ता। हफ्ता क्या होता है? मूवीज में देखा है हमने, बॉलीवुड मूवीज में बहुत सी बार हफ्ता वसूली के लिए वसूली भाई आते हैं, हफ्ता मांगते हैं आपसे, हफ्ता प्रोटेक्शन मनी। जजिया एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। किससे? यहां पे ये इस्लामिक शासक जो भारत में थे, भारत की गैर मुसलमान जनता से प्रोटेक्शन मनी लेते थे। जी हाँ, सुल्तान से जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैसा, उसको जजिया बोला जाता था। जजिया यही कर था बेसिकली। तो जजिया का जो कर था वो इसके द्वारा लगाया गया। पहले से लग रहा था, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की थी, वो ये कि अब ये भी एक देखो समाज का एक बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सी एक चीज है कि भारत के अंदर वर्णवाद से भारत जूझ रहा था। उसके अंदर सबसे जो एक तरह से बोले कि सबसे ऊपर के पेडेस्टल पे बैठी हुई जो वर्ण था वो था ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग को सारे अधिकार प्राप्त थे और अब भारत में इस्लाम का राज आ गया। इस्लाम आया, जजिया ठोका गया, जजिया ठोक दिया सब पे। ब्राह्मण वर्ग को उसमें भी डिस्काउंट दे दिया कि ब्राह्मणों को जजिया पे करने की जरूरत नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। जजिया के बाद एक और जो कर लगाया गया वो था खम्स। खम्स क्या था? लूट के माल में सरकार का हिस्सा। बेसिकली लूट के लिए सरकार मना नहीं कर रही थी, पर अगर लूटा है तो हम थोड़ा हिस्सा लेंगे उससे, ये बात थी। अगर वो शेयर नहीं किया तो उनके ऊपर जुर्माना हो सकता था, लेकिन जो भी लूट का माल होगा उसमें सरकार का, स्टेट का एक हिस्सा जो था उसको खम्स बोला जाता। चार ये एक टैक्स बताए मैंने आपको, थोड़ा सा नाम इनके याद रह जाए इसके लिए एक और ट्रिक आपको बताता हूं। इसके लिए ट्रिक आप याद रखेंगे, सिख, जज, खुश, याद रख सकते हैं। थोड़े टाइम पहले अपने एक जस्टिस केसर सिंह सीजीआई रहे थे, ठीक है, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन साइड हटाते हैं, सिख थे वो, उन्हीं की शक्ल याद कर लेना, याद रह जाएगा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जो ये टैक्स थे वो थे एक सिंचाई कर, खराज कर, जजिया और खुम्स। ये चार कर थे जो इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। इसके अलावा ये सारे कर इंट्रोड्यूस किए गए और एक किताब लिखी गई थी इसके द्वारा, एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। फुतूहत ए फिरोज शाही, ये किताब फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी गई थी, खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, खुद ने ही लिखी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, फिरोज शाह तुगलक को इनका स्लेव्स का, गुलामों का बड़ा शौक था। ऐसा बोला जाता है कि एक टाइम पे सल्तनत के अंदर गुलामों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। तो इसने इसके लिए एक डिपार्टमेंट और बना दिया। अब सुल्तान था, जो मन में आया वो कर सकता है, तो इसने एक नया एक डिपार्टमेंट बनाया, वो था दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, गुलामों का एक विभाग। इस विभाग का काम था इन गुलामों को मेंटेन करना। गुलामों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी इसके समय। फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने आपको एक और बात बताई थी जस्ट शुरू में, ये जो वजीर का पद था इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। वजीर के पद की इंपॉर्टेंस बढ़ने का मतलब ये था कि मैंने बताई भी, कुछ एग्जांपल भी दिए आपको, कि खुद की कुर्सी लगा के बराबर में बैठता था सुल्तान के। ऐसा आदमी, इतनी पावर, हालांकि मिसयूज नहीं कर रहा था, लेकिन जलन तो हो ही रही होगी कहीं ना कहीं। बाकी के जो आमिर थे उनको हो रही थी जलन, षड्यंत्र रचे जाने लगे।
और इन्हीं षड्यंत्रों के चलते, उन षड्यंत्रों में इसका बेटा भी शामिल हो गया था फिरोज शाह तुगलक। सबने मिल मिला के मार दिया। मकबूल अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो मकबूल जो मरा तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की भी जो शक्तियां थी वो ग्रेजुअली कम होती गई, धीरे धीरे कम हो गई। फिरोज शाह तुगलक का उतना अधिकार बचा नहीं, बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद अब पद से हटा दिया इसको इसके बेटों ने। उसके बाद कई सारे कमजोर शासक आए। एक शासक जो इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का अंत बड़ा ही एक तरह से बोला जाए कि नॉन ड्रामेटिकली जो कहते हैं कि इसका जब ये प्रधानमंत्री मरा तो उसके बाद से इसकी पावर्स कम होती गई। बेटे ने एक राज्य जो था वो छीन लिया, थोड़े टाइम के लिए रहा, फिर मर गया। एक इनके बाद में तुगलक वंश का एक पतन शुरू हो गया था। नालायक राजा थे, अयोग्य राजा थे। इन्हीं अयोग्य राजाओं में से एक राजा था मोहम्मद नसीरुद्दीन। मोहम्मद नसीरुद्दीन के बारे में अब 1398 ईस्वी के अंदर जब वो नसीरुद्दीन दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसी समय पे दिल्ली सल्तनत पे एक मेजर अटैक हुआ। याद है आपको, चंगेज खान का अटैक अवॉइड करवा दिया था इल्तुतमिश ने। लेकिन अब सल्तनत के पास वैसा योग्य सुल्तान नहीं था जो अपनी कूटनीति से बचा लेते। रिजल्ट ये हुआ, तैमूर लंग का खौफ दिल्ली सल्तनत ने झेला। तैमूर के बारे में बोला यह जाता है कि तैमूर का दल जहां जहां आता था, ईश्वरी प्रसाद एक हमारे हिस्टोरियन हुए हैं बड़े, उन्होंने ये चीज लिखी कि तैमूर का दल जहां जहां आता था लोग अपने घर बार छोड़ के भाग जाते थे जैसे अंदेशा होता कि तैमूर आने वाला है। इतना खौफनाक मंजर था। इस नसीरुद्दीन को हराया तैमूर ने। 15-20 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम किए गए, किसी को न छोड़ा गया। नरसंहार की खुली आज्ञा दी गई थी तैमूर लंग द्वारा। न हिंदू देखे गए, न मुसलमान देखे गए, सब मारे गए। और महीनों तक दिल्ली की सड़कों पे एकदम सन्नाटा छाया रहा। चला गया ये तैमूर लंग यहाँ से। लेकिन इसके जाने के बाद एक तरह से बोलते हैं कि कोविड के बाद, आपको याद है कोविड की सेकंड वेव के बाद में क्या सन्नाटा पसरा हुआ था हमारी सड़कों पे जब लोग मर रहे थे। उस तरह के सन्नाटे कि लोग मारे गए। इस बार कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, यहाँ पे एक मैनमेड डिजास्टर था। ये मैनमेड आतंकवादी था एक तरह का। इसने मारा, लूटा सबको। दिल्ली की सल्तनत एकदम सड़कों पे इन पे परिंदा भी पर नहीं मार रहा था बहुत समय। तुगलक वंश का पतन इतना भयानक हुआ कि अब इनकी पावर्स जो है एकदम कम हो गई। जो वजीर थे वो पावर ले लेते, इनके सुल्तान भाग जाते। इस तरह का काम चल रहा था। 1412 में तुगलक वंश का अंत हुआ। वजीरों के पास पावर थी। तैमूर लंग ने जाने से पहले अपना एक गवर्नर नियुक्त किया था मुल्तान में, जिसका नाम था खिज्र खां। वही भारत में अगला वंश स्थापित करता है 1414 में। नाम था उस वंश का सैयद वंश, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने मेजरली पीछे के सारे टॉपिक्स रिवाइज किए, उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की। जल्दी से फिरोज शाह तुगलक को कवर करते हैं। लिखा हुआ है सामने आपके, जनता की भलाई के लिए क्या किया, जनता का मन जीतने के लिए वापस कर्ज माफी दी। आमिरों के लिए क्या किया, इनके जो शारीरिक यातनाएं दी जा रही थी वो बंद करवा दी। उलेमा वर्ग के लिए जमीन दी थी दान में। ट्रस्टीशिप का एक सिद्धांत लेके आया था कि खुद को ट्रस्टी बताया था कि मैं ट्रस्टी हूं इस पूरी सल्तनत का, ईश्वर के लिए। ईश्वर का ट्रस्ट मेरे ऊपर है इस सल्तनत को चलाने के लिए। इसके अलावा एक वजीर का जो पद था उस पर मकबूल नाम का आदमी बैठा था। मकबूल पावर को अपनी तरफ हल्का सा कंसंट्रेट भी कर रहा था, लेकिन भरोसे के साथ। फिरोज शाह तुगलक का पूरा भरोसा था, बाकी के आमिरों को जलन हो रही थी। सार्वजनिक कार्य कुछ करवाए गए थे, जिसके अंदर नहरें खुदवाई गई थी। यमुना को हिसार तक लेके आया था, 5 नहरें कुल खुदवाई गई थी। इसके अलावा दीवाने खैरात दान देने के लिए एक बनाया गया था। टाउन्स बनाए गए थे, कुछ नए शहर बसाए गए थे। हिसार था, फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, फिरोजपुर था, इसके अलावा जौनपुर था। ट्रिक आपको बताई, हाफिज इन फीफा याद रखनी है आपको ही। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था को सुपुर्द करने, थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए इसने एक बगीचे लगाए, फलों के बागान लगाए, उनसे इनकम इंक्रीज की गई। आपको पहले ही बता दिया, शारीरिक यातनाएं कम कर दी गई थी, आमिरों का भरोसा जीत रहा था। उनको थोड़ी पावर्स बढ़ाई उनकी, ताकि उनको एक सेंस ऑफ अटैचमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील हो। उसके अलावा इन्होंने की फुतूहत फिरोज शाही नाम की किताब, खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी। दीवाने बंदगान, स्लेव्स का बड़ा शौक था इस आदमी को, तो एक पूरा विभाग बना दिया। लाखों की संख्या में दिल्ली सल्तनत में उस समय पे स्लेव्स काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ कर मैंने बात की थी, सिख जज खुश, याद रखनी है ये ट्रिक आपको। सिंचाई कर, खराज, जजिया और खुम्स। खुम्स क्या था, जो लूट का माल होगा उसके अंदर स्टेट का हिस्सा, वो खुम्स था। अल्टीमेटली इनके प्रधानमंत्री को मार दिया गया, बाकी के जो आमिर थे उनके द्वारा षड्यंत्र करके।
पावर इनके पहले बेटे के पास और बाद में पोतों के पास, और इस तरह से तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। जो इनके एक तरह से कॉफिन में लास्ट नेल जो डाली गई, इनके ताबूत की आखिरी कील थी, वो ठोकी गई तैमूर लंग के द्वारा। तैमूर लंग ने आक्रमण किया। उस समय पे नसीरुद्दीन मोहम्मद यहाँ का शासक था और पूरा का पूरा दिल्ली जो था उसने तैमूर लंग का कहर झेला। दिल्ली सल्तनत के एक तरह से गिरते हुए तुगलक वंश, पतन होते तुगलक वंश की वजह से पूरी सल्तनत ने एक ब्रंट झेली, एक प्रकोप झेला, एक विदेशी आक्रमणकारी। दिल्ली जो इस एक तरह से इस हमले में घायल हुई, दिल्ली का एक शहर, वो उभरा नहीं उसके बाद बहुत लंबे समय तक। मोहम्मद बिन तुगलक की सारी फेल्ड नीतियां, उसके बाद तैमूर का आक्रमण, ये दो बड़े ही दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण थे। हालांकि सल्तनत अभी पतन नहीं हुई है, एक और वंश आएगा अभी, सैयद वंश, उसका थोड़ा इंट्रो मैंने दिया आपको। इसके बाद हम देखेंगे कि एक और वंश आएगा, लोधी वंश, लेकिन सल्तनत का पतन शुरू हो गया था। क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में फीडबैक दें। अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, वरना दिल खोल के लाइक करें, कमेंट करें। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी इन मोबाइल, उस पर मैं डेली आपको क्विज अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड है। अगर आपने ये चीज वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप बड़े ही आसानी से उसको क्लिक करेंगे उस वीडियो में। वहां पे मैंने देखा कि लगभग 15% 20% बच्चे सही मार रहे हैं उसको। तो जाओ थोड़ा सा शो ऑफ करो, जो आपने वीडियो देखा है अपनी नॉलेज को शो ऑफ करो। उधर जो भी आपके डाउट्स हो वो भी आप पूछ सकते हैं हमें, वीडियो में कमेंट करिए। हमारी ऐप डाउनलोड करिए स्टडी इन मोबाइल। थैंक यू वेरी मच।